तो इस चैप्टर में हमने किया था बेटा एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, हमने की थी एग्जम्प्ट इनकम के बारे में। सेक्शन 10 की जो एग्जम्प्ट इनकम है, सेक्शन 10 की जो एग्जम्पशन है, हमने वो यहां पर डील करी थी। और साथ ही हमने की थी सेक्शन 10AA की डिडक्शन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली अंडरटेकिंग्स जो होती है उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है। तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे सीखा था एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 बात करता था कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। लेकिन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ने डिफाइन किया था कि एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है। तो एग्रीकल्चरल इनकम में हमने पढ़े थे बेटा 3 पॉइंट। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या बात करता था, वो बात करता था कि एक ऐसा लैंड जो कहां सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है और यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के, उस लैंड से जो भी रेंट या रेवेन्यू मिला वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। दूसरी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि उस लैंड से हो रही है इनकम 3 नेचर की। सबसे पहले वाली एग्रीकल्चर इनकम, दूसरी क्या थी कि उस लैंड पर कोई प्रोसेस एम्प्लॉय करता है कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, किस लिए करता है, उस प्रोसेस से वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसे मार्केट में बेचने लायक बना सके। तो इस प्रोसेस को करने से होने वाली जो भी इनकम है वो भी क्या कहलाती थी, एग्रीकल्चर इनकम। और तीसरा पॉइंट क्या था बेटा हमारा, तीसरा था कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में बेचता है असेसी, तो वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। थर्ड कंडीशन जो हमारी हुआ करती थी वो थी कि अगर कोई फार्म बिल्डिंग है जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए यूज की जा रही है तो उस फार्म बिल्डिंग से होने वाली इनकम भी वो क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। साथ ही एग्रीकल्चर इनकम में हमने कंसेप्ट किया था पार्शियल इंटीग्रेशन का। तो पार्शियल इंटीग्रेशन हमने समझा था कि पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीगेट कर दिया जाता था नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ। किस पर्पस के लिए, ताकि जो असेसी है उसे हाइयर टैक्स लग सके, हाइयर स्लैब रेट में वो आ सके। इसलिए हम एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ एग्रीगेट कर दिया करते थे। ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन होता था ये किस पर एप्लीकेबल होता था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। साथ ही यहां होती थी 2 कंडीशन जो बात करती थी कि अगर असेसी की एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड हुई है 5000 से एंड प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तभी उसका पार्शियल इंटीग्रेशन किया जाता था। उसके बाद हमने देखा था कि पार्शियल इंटीग्रेशन के अब स्टेप कैसे हमें फुलफिल करने हुआ करते थे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप था वो ये था कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐड कर दिया जाता था, फिर उस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता था। सेकंड स्टेप में हम करते थे जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती थी असेसी की, उसमें ऐड करते थे एग्रीकल्चर इनकम को और उस पे कैलकुलेट करते थे टैक्स। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में हमने सीखा था कि अगर असेसी की एज है 60 इयर्स तक तो उस केस में लिमिट हो जाती थी 2,50,000, 60 से ज्यादा बट 80 से कम तो उस केस में क्या हो जाती थी, लिमिट हो जाती थी 3 लाख, और 80 से ज्यादा में हो जाती थी 5 लाख। ठीक है बेटे। स्टेप 3 में हमने सीखा था कि जो स्टेप 1 में हमने टैक्स कैलकुलेट किया और स्टेप 2 में जो कैलकुलेट किया टैक्स, उसका आप कर लीजिए डिफरेंस। ये आ गया नेट टैक्स पेबल बाय द असेसी। जितना भी ये नेट टैक्स पेबल आया उसमें स्टेप 4 में हम चेक करते थे कि अगर कोई सरचार्ज है तो सरचार्ज भी ऐड कीजिए, या कोई रिबेट मिल रही है अगर एसएससी को 87A की तो रिबेट प्रोवाइड करा दीजिए। इन केस रिबेट या सरचार्ज नहीं है, स्टेप 5 में उसमें ऐड कर देते थे एजुकेशन सेस, और जो भी वैल्यू कंप्यूट होके आती थी वो हो जाता था टोटल टैक्स पेबल बाय असेसी। ठीक। नेक्स्ट हमने कंसेप्ट पढ़ा था बेटा रूल 7A, 7B और 8E की, जो बात करता था कंपोजिट इनकम के बारे में। तो 7A क्या बात करता था, इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। तो रबर के केस में बिजनेस इनकम हो जाया करती थी 35%, एग्रीकल्चर इनकम 65%। 7B बात करता था इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी। कॉफी के 2 टाइप्स हुआ करते थे। अगर सिंपल एसएससी क्या कर रहा है, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, तो उस केस में एग्रीकल्चर इनकम 75%, बिजनेस इनकम 25%। अगर एसएससी क्या करता है, कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड करता है, तो उस केस में एग्रीकल्चर इनकम 60%, बिजनेस इनकम 40%। रूल 8 डिफाइन करता था इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ टी। टी के केस में 40% बिजनेस इनकम, 60% एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। उसके बाद हमने की थी सेक्शन 10 की एग्जम्पशन है, जहां पे सबसे पहला हमारा सेक्शन था सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, जो बात करता था कि जो एचयूएफ के मेंबर है उन्हें जो अपने एचयूएफ से शेयर इनकम रिसीव हो रही है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी इन द हैंड्स ऑफ मेंबर, क्योंकि उस पे एचयूएफ जो है टैक्स दे दिया करता था। फिर हमने देखा था सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A, जो बताता था पार्टनर का जो शेयर है इन द टोटल इनकम फर्म या एलएलपी वो एग्जेम्प्ट हो जाता है टैक्स से।
सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 बात करता था कि एक एसएससी है जो कौन है, नॉन रेजिडेंट है और मेंटेन करता है एनआरई अकाउंट इंडिया में, तो उस केस में जितना भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या जो भी मनी क्रेडिट है उसके अकाउंट में, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था, उसे इनकम नहीं माना जाता था इन द हैंड्स ऑफ दैट नॉन रेजिडेंट। साथ ही हमने सीखा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है और आरबीआई की परमिशन के थ्रू वो मेंटेन कर रहा है एनआरई अकाउंट, तो उस केस में भी उस इंडिविजुअल के हैंड्स में वो जो इंटरेस्ट आया या मनी क्रेडिट है उस अकाउंट में, वो भी उसकी इनकम नहीं मानते थे, एग्जेम्प्ट कर दी जाती थी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 जो बात करता था कि एक इंडिविजुअल रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है, कौन सा इंडिविजुअल, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, और किस पर्पस के लिए कर रहा है, एज एन ऑफिशियल ऑफ एन एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कंसुलेट और द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट, तो उस केस में, और एज ए मेंबर ऑफ स्टाफ, तो उस केस में जितनी भी रेम्यूनरेशन ये रिसीव करता है इंडिविजुअल, उसकी रेम्यूनरेशन इनकम नहीं मानी जाती थी। साथ ही यहां पर मेंबर ऑफ स्टाफ के लिए दो कंडीशन बताई गई थी कि जो मेंबर ऑफ स्टाफ है वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज नहीं होना चाहिए, जो रेम्यूनरेशन मिल रही है कॉरस्पॉन्डिंग स्टाफ गवर्नमेंट के या मेंबर ऑफ स्टाफ के, वो उन्हें भी सिमिलर एग्जेम्पशन मिलने चाहिए इन अदर कंट्री, तभी एग्जेम्प्ट होगी, अदरवाइज ये इनकम टैक्सेबल हो जाती थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमने बात की थी सेक्शन 10 सबसेक्शन 6D की, जो बताती थी कि अगर इनकम अराइज हो रही है, किसे अराइज हो रही है बेटा, एक नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, बाय वे ऑफ रॉयल्टी मिल रही है या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रही है जो उसने इंडिया में रेंडर की या आउटसाइड इंडिया रेंडर की, लेकिन किसे की, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ को, तो उस केस में ये जो इनकम हो रही है नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस की, वो हो जाती थी एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10BB, भोपाल गैस विक्टिम्स को जो भी पेमेंट मिली वो हो जाती है एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10BC जो बात करती थी कि अगर कंपनसेशन रिसीव्ड हो रही है, कहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से, किसे रिसीव हो रही है, या तो इंडिविजुअल को या उसके लीगल हेयर को, किस पर्पस के लिए, एक डिजास्टर हुआ था, उस डिजास्टर में उस इंडिविजुअल को या लीगल हेयर को हुआ लॉस या डैमेज या डिस्ट्रक्शन, तो वो कंपनसेशन क्या कर दी जाती थी, उसकी भी मिल जाती थी एग्जेम्पशन। सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A जो बात करता था कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर कोई भी पेमेंट मिल रही है तो वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 जो बात करता था स्कॉलरशिप मिल रही है एसएससी को, तो जो स्कॉलरशिप की वैल्यू है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 जो बोलता था कि डेली अलाउंसेस अगर रिसीव कर रहे हैं, कौन रिसीव कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी या स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए या कोई कमेटी, वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A जो बात करता है कोई अवार्ड मिल रहा है एसएससी को, किस पर्पस के लिए, लिटरेरी, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक वर्क्स एंड अदर अवार्ड्स, और किसके थ्रू मिल रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू, तो इस केस में भी ये भी हो जाते थे एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 जो बात करता था कि एक इंडिविजुअल है जो पेंशन रिसीव कर रहा है और किसकी सर्विस देकर वो रिसीव कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को उसने सर्विस दी थी, इस वजह से उसे पेंशन रिसीव हो रही है, और साथ ही उसे कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला हो जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र, तो उस केस में ये जो पेंशन की अमाउंट वो इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है ये हो जाती थी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 जो बात करता है शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को हो रही है इनकम किसी स्पेसिफाइड एरिया या स्टेट में, और ये इनकम कौन सी होनी चाहिए, डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो वो हो जाती थी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ दैट मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 26AA जो बात करता है इनकम रिसीव हो रही है पर्सन को जो कहां रहता है बेटा, स्टेट ऑफ सिक्किम में, और कौन सी इनकम रिसीव हो रही है, डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो वो हो जाती है एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ दैट सिक्किमीज इंडिविजुअल। साथ ही यहां पर बात की थी लॉ ने कि ये एग्जेम्पशन जो है वो अवेलेबल नहीं होगी एक सिक्किमीज विमेन को अगर वो शादी कर लेती है एक नॉन सिक्किमीज इंडिविजुअल से ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2008। सेक्शन 10 सबसेक्शन 30 जो बात करता था कि अगर कोई सब्सिडी की अमाउंट रिसीव कर रहा है एसएससी जो किस बिजनेस में एंगेज्ड है, वो एंगेज्ड है इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया, और ये जो सब्सिडी उसे मिल रही है ये कहां से मिल रही है, टी बोर्ड से मिल रही है, तो उस केस में ये जो सब्सिडी की अमाउंट है ये हो जाएगी एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 31 जो बात करता है कि एक एसएससी अगर रिसीव करता है सब्सिडी, किससे रिसीव कर रहा है सब्सिडी, रबर बोर्ड से, कॉफी बोर्ड से, स्पाइसेस बोर्ड से या एनी अदर नोटिफाइड बोर्ड से, तो वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड वो एसएससी जो है वो एंगेज होना चाहिए एक बिजनेस में ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, कॉफी, कार्डेमम और अदर स्पेसिफाइड कमोडिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 जो बात करता था इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट, म्यूचुअल फंड में या स्पेसिफाइड कंपनी में या स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग में, तो उन यूनिट पे होने वाली जो भी इनकम है वो हो जाती थी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन साथ ही यहां पर एक कंडीशन और थी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर ये ट्रांसफर कर देता है यूनिट्स, तो उस केस में इनकम जो हो रही है ट्रांसफर पर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारी थी वो थी हमारी सेक्शन 10AA की डिडक्शन, जो बात करता था उन यूनिट्स के बारे में जो एस्टेब्लिश हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। इस सेक्शन में हमने बात की थी कि बेटा एक अंडरटेकिंग जो कहां पर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टेब्लिश है, और वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है या प्रोडक्शन करती है किसी आर्टिकल और या थिंग का, ये प्रोवाइड कराती है एक सर्विस जिसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हमने इंक्लूड कर लिया था। तो उस केस में उस यूनिट्स को मिलती है डिडक्शन 15 कंसेक्यूटिव ईयर्स की। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, जिस ईयर में लिया तो उससे नेक्स्ट ईयर में भी आपको लेनी होगी। डिडक्शन कितने मिली थी, तो सेक्शन बात करता है डिडक्शन को डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में। पहले 5 साल जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और नेक्स्ट 5 ईयर्स जो डिडक्शन मिलती थी वो मिलती थी 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स। और नेक्स्ट 5 ईयर्स जो बैलेंस 5 ईयर्स हैं उनकी डिडक्शन कैसे मिलती थी, उनकी डिडक्शन मिल जाया करती थी 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स की। लेकिन वहां पर थी एक कंडीशन क्या बात करती थी, उसे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बनाना पड़ेगा, उसमें वो क्रेडिट अमाउंट करनी पड़ेगी अगर उसे लेनी है डिडक्शन। तो इन केस अगर एसएससी 50% से कम क्रेडिट किया करता था उस रिजर्व अकाउंट में, तो 50% से कम डिडक्शन मिल जाया करती थी, और मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 50% की। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि बेटा एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब था जो नेट प्रॉफिट उस यूनिट के कंप्यूट होकर आ रहे हैं उसे हम कर दिया करते थे प्रोपोर्शनेट एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर के साथ। ठीक है बेटा। फिर हमने देखा था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, यानी जितना भी उस यूनिट ने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी उसे कंसिडरेशन मिली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में इंडिया में 6 महीनों के अंदर अंदर, वो क्या हो जाती थी बेटा, वो हो जाती थी हमारी एक्सपोर्ट टर्नओवर। फिर हमने देखा था कि बेटा जो टोटल टर्नओवर है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा। हमने बात करी थी कि टोटल टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस और एक्सपेंसेस जो रिलेट करते हैं उस सर्विस या गुड्स को आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड कराने में, वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। कुछ बातों का हमने ध्यान देना था यहाँ पर, जैसे हमने बात की थी कि जो अमाउंट क्रेडिट हुई है सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होनी चाहिए, वो यूटिलाइज हो जानी चाहिए विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसमें जिसमें रिजर्व क्रिएट हुआ है, फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इन केस अगर आप 3 सालों के अंदर अंदर उसे यूटिलाइज नहीं करते फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो उस केस में 3 साल जैसे ही खत्म होंगे अमाउंट क्या हो जाएगी, डीम टू बी पीजीबीपी इनकम मान ली जाती थी। और बेटा ध्यान दे, प्लांट एंड मशीनरी कौन सी परचेज करनी थी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इसमें परचेज करनी होती थी। ठीक है बेटा।